हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम सभी एंकर्स जो हैं आपके सामने रूबरू होते हैं, एक नए मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं। लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो कोई मुद्दा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने कभी अपने मुनाफे के लिए अपने उद्योग को नहीं बढ़ाया, बल्कि हमेशा जब भी अपने उद्योग को बढ़ाया तो उसमें पहले ये देखा कि मेरे इस उद्योग के बढ़ाने से उसमें देश के जो वासी हैं उनको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित और देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की। आज बहुत ही दुखद भरा दिन है। ये दिन इसलिए दुखद भरा है क्योंकि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है हम सभी जो है अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आज हम उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना सर्वस्व जो है वो देश के लिए निछावर किया, आज हम उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। रतन टाटा ने कैसे नैनो कार से लेकर हर एक इंडस्ट्री में अपनी जो उपलब्धि है वो दर्ज कराई और किस तरह से टाटा को एक वैश्विक मंच तक वो ले गए, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे, उनके योगदान पर चर्चा करेंगे, उनके समर्पण पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं अर्चना आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि आज आप कैसे रतन टाटा को याद कर रही हैं, कैसे आप उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो कारोबार के लिए तो जाना ही जाता है। कारोबार जगत में अगर उनकी बात करें, उनकी सराहना करें तो कम नहीं होगी। और आज हम उनकी बात कर रहे हैं और यही हमारी श्रद्धांजलि है उनके लिए कि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक चर्चा का विषय बने हुए हैं और यही एक छाप वो छोड़ गए पूरे देश में, पूरी दुनिया में। लेकिन एक कारोबारी के साथ साथ एक जो दूसरा नाम उनके साथ जुड़ता है वो है समाज सेवी। उन्होंने कारोबार तो बढ़ाया ही और लोगों के हित में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कैंसर के लिए जिस तरह से उन्होंने अस्पताल खोला। उसके अलावा जब कोरोना काल रहा तो उस दंश को हर किसी ने झेला, लेकिन उसमें भी कितनी बड़ी मदद उनकी रही है। तो मुझे लगता है कि हर कोई अपने मुनाफे की बात करता है, खासकर जब हम एक बिजनेसमैन की बात करते हैं तो हर कोई ये चाहता है कि पहले अपना मुनाफा हो और उसके बाद बाकी चीज़ों को सोचा जाता है। लेकिन उनकी जो छवि रही है, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उन्होंने अपने कारोबार से भी दूसरों के फ़ायदे के बारे में हमेशा सोचा, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, और उसी के साथ परोपकारी वो रहे हैं। और इस बात को हम जुटला नहीं सकते क्योंकि ये आज पूरा देश इसकी गवाही देता है। आज जब उनके अंतिम दर्शन के लिए सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन ही नहीं, पॉलिटिशियंस ही नहीं, मतलब उनके टाटा ट्रस्ट के, उनके ग्रुप के वो लोग, वो छोटे से छोटा शायद शख्स जो उनसे जुड़ा हुआ है, उनके बिजनेस से, उनके ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो भी आज वहाँ पर पहुँचा है। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए श्रद्धांजलि तो है ही, लेकिन वो क्या छाप छोड़ गए ये एक बड़ी चीज़ है। और समय समय पर, बस एक लाइन के साथ मैं पंकज आपके पास भी आऊँगी, लेकिन समय समय पर जो अच्छे काम देश के लिए होते रहे हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल अपना सहयोग दिया। हालांकि देखिए वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहना कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब स्वच्छता को लेकर पहला संदेश जब ये शुरुआत हुई थी, और ये हर कोई आज दिखा भी रहा है और मैं भी इसको इसमें एड ऑन इसलिए करना चाहूँगी कि अच्छा लगता है। सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, जब वो अच्छे काम की सराहना की जाती है तो हर कोई करता है, और उसका भी शायद एक संदेश लोगों के बीच पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की कि अच्छे काम को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, ढाना चाहिए और उसकी सराहना भी करनी चाहिए। पंकज बिल्कुल, जिस तरीके से आप दोनों ने बोला कि, और सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपनी तरफ से कि देखिए भगवान उनकी जो आत्मा है उसको शांति प्रदान करें। और क्योंकि टाटा ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, टाटा ग्रुप ही नहीं, जो ये उद्योगपति सभी के लिए ये आज का जो दिन है वो बहुत ही शोकाकुल है। और ऐसे में अगर बात करें बड़ी क्षति है, क्योंकि रतन टाटा के बराबरी तो मुझे नहीं लगता कि इस समय पर जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कर पाएंगे। और जैसे जिक्र किया, देखिए रतन टाटा जितने बड़े उद्योगपति थे, धन संपत्ति में उनकी बराबरी तो कर लेंगे, लेकिन उनके व्यक्तित्व की बराबरी आप कभी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरीके से सादगी से उनका जो रहन सहन था, मतलब एक होता है कि आज के समय में देखा है कि लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, उनके अंदर बदलाव आना शुरू होता है, उन्हें गाड़ियां चाहिए, उनको लाइमलाइट में आना होता है, उन्हें हर एक जगह पर सोशल मीडिया पर छाया रहना है। लेकिन रतन टाटा की जब मैं अभी उनके बारे में पढ़ भी रही थी तो वो हर चीज़ का ना, मुझे उनका जो कार्य करने का जो
काम, मतलब जिस तरीके से वो काम को सोचते थे, वो सबसे पहले अपने लिए नहीं और अपनी कंपनी के लिए नहीं सोचते थे। वो ये सोचते थे कि अगर इस तरह लोहा पिघलाया जा रहा है, उस लोहे से क्या कुछ बन सकता है। एक आम आदमी से लेकर एक अच्छा बड़े इंसान तक अगर वो लोहा पहुंचेगा तो क्या उसकी कीमत उतनी रहेगी कि जो आम आदमी भी उसे खरीद सकता है और जो बड़े लेवल पर बैठा है वो भी उसे खरीद सकता है। नमक से लेकर और जहाज तक का हर एक ब्रांड हमने देखा है कि टाटा का जो ग्रुप रहा है वो नमक से लेकर और जहाज तक, एक गरीब तबके से लेकर एक अमीर इंसान तक हर कोई रतन टाटा को जानता है। और उनकी सादगी, मतलब मैंने उनके बहुत सारे ऐसे शो भी देखे जिसमें गए, वो बच्चों से एकदम सिंपल से उसमें मिलते थे, बड़े नॉर्मल तरीके से। मैं अगर नहीं कहूँ तो बिल्कुल जैसे अगर मैं चाचा नेहरू की बात करूँ तो जैसे वो बच्चों से प्यार करते थे वैसे ही। 1868 में शुरू हुआ ये कारोबार जमशेदपुर का, आज 2024 है। और ऐसे में चाहे कोरोना के टाइम पर मदद की बात करूँ, 26/11 अटैक हुआ उस पर मदद की बात करें, मतलब एक होता है कि आप उद्योगपति हैं तो आपका दिमाग चलता रहता है कि नहीं मुझे ना अपने कारोबार को बढ़ाना है, कैसे करना है, हाँ उसमें। लेकिन उनके अंदर एक आदत थी कि वो समाज सेवा में भी उतना ही योगदान देते। अगर कहीं पर देश ही नहीं, मैं विदेशों की भी बात बोल रही हूँ, हर एक पहलू पर। और विदेशों में भी उनके जितने भी मित्र रहते थे वो भी बहुत अच्छे से, मतलब उनकी सादगी के कायल थे। और वही कायलता आज जो है हर किसी के मन में ना बड़ा दुख लेकर आई है कि रतन टाटा का इस तरीके से चले जाना बहुत बड़ी क्षति है। क्यों राजेश? बिल्कुल पंकज, ये एक ऐसी, आप ये सोचिए कि कहते हैं कि इंसान आता खाली आता है, लेकिन जब वो जाता है तो वो छोड़ के क्या जाता है ये मायने रखता है। और वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए और हम सब बात कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज आप देखेंगे चाहे सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर तरफ उनकी बात हो रही है। यूथ सबसे ज़्यादा उनकी बात कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रतन टाटा ने आम आदमी के सपने को साकार किया, उनके सपनों को पंख लगाए। जब वो 1 लाख रुपए की कार की कल्पना की, उन्होंने उनके सपनों को पूरा किया कि आम आदमी में अपने देश के नागरिक को कार में बिठा सकता हूँ, और वो किया भी उन्होंने। तो वो एक ऐसी शख्सियत थे, इसीलिए शायद आज हर कोई उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। हमने भी जब इस खबर को सुना, पढ़ा, तो अंदर से एक तो भावुकता आई कि ये कैसे हुआ। हालांकि जो आया है उसको जाना भी है, लेकिन रतन टाटा एक ऐसा नाम है, जब जब देश पे संकट आया, चाहे वो मुंबई में सुनामी हो, चाहे वो कोरोना हो, वो सबसे आगे खड़े रहे। और यही उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है। और सादगी सबसे ज़्यादा मुझे जो उनका प्रभावित किया वो थी उनकी सादगी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनका एक ऐसा किस्सा भी था, हमने कई बार सुने भी अलग अलग किस्से उनके। एयरलाइंस का सर्वे हुआ एक बार, और उस सर्वे में ये हुआ कि भाई कर्मचारियों से पूछा गया कि आप जो वीआईपी आते हैं उसमें कौन सा ऐसा वीआईपी है जिसने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया है। तो उन्होंने एक नाम लिया था और वो नाम था रतन टाटा का। बोले वो एक ऐसे शख्स हैं जो चुपचाप आते हैं, चुपचाप बैठते हैं, उनके साथ ऐसा तामझाम नहीं होता कि उनका बैग पकड़ने वाला अलग है, उनको ड्रॉप करने वाला अलग है। बोला वो खुद आते हैं, खुद बैठते हैं। हाँ, एक कॉफ़ी लेते हैं, वो कम मीठा उसमें होना चाहिए, और कभी उन्होंने किसी को नहीं डांटा कि इसमें मीठा तेज है, मीठा कम है। या तो इस तरह के किस्से बताते हैं कि एक महान शख्सियत जो मतलब जिसका दुनिया में नाम है, दुनिया भर के कई देशों में, अलग अलग देशों ने अलग अलग सम्मान उनको दिए, उस शख्स का चले जाना हम सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान। राजेश, बहुत अच्छी बात आपने की कि इंसान आता खाली हाथ है। हालांकि देखिए आया अकेले है और जाना भी अकेले है, लेकिन बड़ी बात थी कि आप आए, आपने क्या कमाया और क्या आप पीछे छोड़ गए। तो शायद अपनी जो धन प्रॉपर्टी है या कुछ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो अपनी छाप छोड़ गए, एक अच्छा व्यक्तित्व और लोगों के लिए एक संदेश, एक प्रेरणा छोड़ गए, मुझे लग रहा है। और जैसे राजेश ने एक किस्से का जिक्र किया, एक किस्सा ऐसा ही मैंने भी सुना है और मैं भी चाहती हूँ बिल्कुल, क्योंकि आज उनकी बात करके और शायद अगर हम इन किस्सों को सुनाते हैं तो उससे एक सीख भी हमें मिले। और बहुत, आपने तो खैर बहुत बड़ी बात कर दी, ये एक बहुत छोटी सी बात थी कि हमेशा जो ड्राइवर होता है वो अपने मालिक को घर पे जाता है ड्रॉप करके, फिर वो अपने घर की तरफ निकलता है। लेकिन यहाँ पर उनके ही बहुत करीबी ने एक किस्सा सुनाया कि रतन टाटा जी थे, वो अपने ड्राइवर को ड्रॉप करते थे और फिर घर जाते थे। तो उन्हीं के जो करीबी, उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ऐसा क्यों करते हैं, अक्सर ऐसा तो नहीं होता, आप उन्हें पे भी करते हैं, वो उनकी ड्यूटी भी है। लेकिन रतन टाटा जी ने इस बात पे कहा कि वो सुबह से शाम, दिन रात, जब तक मैं काम कर रहा हूँ वो तब तक मेरे साथ है। तो उससे भी अपनी फैमिली को समय देने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम वो थोड़ा सा समय से मिल पाए। तो ये हालांकि कहने के लिए बहुत छोटी भर बात है, लेकिन ये सोच बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और अर्चना, मैं भी एक किस्सा, क्योंकि अब हम सभी रतन टाटा जी को याद कर रहे हैं ऐसे समय में, तो मुझे लगता है कि एक संदेश पहुँचना बहुत ज़रूरी है। राजेश, आपने जिक्र किया नैनो कार का, तो वो किस्सा मुझे याद आया कि जब रतन टाटा एक बार जा रहे थे और बारिश में एक ही बाइक पर 4 लोग सवार होकर जा रहे थे अपने जान को जोखिम में डालकर, तब उन्होंने सोचा कि
हमारे देश के ये लोग जो है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरह से एक बाइक पर 4 लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा एक ऐसा कार जो सस्ती हो और लोगों के पास बहुत ही आसानी से उसे उपलब्ध हो सके। और तब उन्होंने नैनो कार को लेकर उन्होंने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया, अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। हालांकि वो बहुत ही घाटे का सौदा उनके लिए रहा, लेकिन मैं आज उनके बारे में पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, वो घाटे का सौदा भले मेरे लिए रहा लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने वो चीज़ की। और जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया, अभी कल मैं पोस्ट पढ़ रही थी तो कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि मैं ठीक हूँ, अब मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी लेकिन मैं ठीक हूँ। और बता रहे थे कि जब मैं रिटायर हुआ, क्योंकि 2012 तक ही उन्होंने टाटा का अध्यक्ष का पदभार संभाला, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब मैं रिटायर हुआ तो लोग मेरे पास आने लगे, मुझसे पूछने लगे कि कैसे जीवन में सफल बने, कैसे हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप सलाह मत लीजिए, आप सही करिए। सलाह तो आपको सब कोई देंगे लेकिन आप सही करिए, सलाह मत लीजिए मुझसे, आप सही करिए, क्योंकि जीवन में अगर आप सही करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मुझे लगता है कि उनके विचारों को हमें ज़रूर अपने अंदर आत्मसात करने की ज़रूरत है। और रतन टाटा ने जिस तरह से एक उद्योगपति होकर इस देश को समर्पित किया, आज हम सभी देखते होंगे मुकेश अंबानी चाहे वो अडानी हो, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर विवादों में रहते हैं कि भाई अपने उस उद्योग को लेकर, उस उद्योग को लेकर। लेकिन रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जो आज तक कभी विवादों की सुर्खियां नहीं बने, ये सबसे बड़ी अपने आप में उनके लिए ये उपलब्धता है। और कई घरों को उन्होंने रोशन किया है, क्योंकि आपने जिक्र किया पंकज झारखंड के टाटा स्टील का, तो बताया जाता है कि वहाँ के सभी मुझे एक किस्सा याद आया था कि वहाँ के सभी कर्मचारी जो है कि काफ़ी संपन्न थे, लेकिन वहाँ का एक गाँव था, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। तो रतन टाटा ने ये जिम्मा अपने ऊपर उठाया कि इस गरीब झुग्गी बस्ती को हम सही करेंगे, इन लोगों को सही जीवन देंगे, और उन्होंने वो कर दिखाया। और यही वजह है कि आज लाखों आंखें नम हैं। बिल्कुल। और देखिए उनके जीवन से ना बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि इंसान शून्य से शिखर पे पहुंच गया लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो उनकी सादगी, उनसे ये सीख आज की पीढ़ी भी सीख सकती है कि आपके पास पैसा है, रुतबा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन आपका ज़मीन से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और रतन टाटा की ज़िंदगी से हम इतना ही प्रभावित हो सकते हैं कि आप सादा जीवन, उच्च विचार रखिए। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, उसके जीवन, उसके व्यक्तित्व को इसीलिए शायद याद किया जाता है। यही वजह रही है राजेश कि हर किसी बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि उनका ऐसे चले जाना। और मुझे ना उनकी कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगी जब मैं पढ़ रही थी। मैंने अक्सर उनके बारे में इतना ही पढ़ा है कि वो किसी भी काम को करते थे, वो किसी से सुनकर नहीं करते थे कि गए और हमने किताबों में पढ़ लिया, या वो पहले उसे प्रैक्टिकली देखते थे कैसे वो काम होता है, उसके बाद उसमें निवेश करते थे और उसमें पूरा ये चीज़ें भी जोड़कर देखते थे कि आखिरकार इससे कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सादगी की हमने बात की, उनके कारोबार की बात की, लेकिन उनकी लव लाइफ भी थोड़ी सी रही। हाँ, लेकिन इतने खूबसूरत थे कि मैंने जब पहले की फोटोज़ देखी तो मुझे ऐसा लगा कि उस समय पर बॉलीवुड में कोई उनके मुकाबले का नहीं रहा होगा। और अक्सर उनकी, जब मैं अभी पढ़ रही थी, मैं उनकी एक लव स्टोरी पढ़ रही थी, मैं वो शेयर करना जरूर चाहूँगी कि उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ जिस समय पर वो विदेश में गए थे किसी कारोबार के सिलसिले से, और वहाँ पर उन्हें प्यार हुआ। फैमिली तक बात पहुंची, सब कुछ डिसाइड हुआ, उन्हें लगा कि शादी होगी। और हर किसी का होता है कि ठीक है हम एक अच्छे मुकाम पर हैं और एक अच्छी वाइफ मिल जाए या एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए तो जीवन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आए वो वापस इंडिया, उन्हें लगा कि वो लड़की भी वापस आएगी, लेकिन माँ बाप नहीं माने। कहने के लिए उद्योगपति थे बड़े, किसी भी तरीके से मना सकते थे, और इतना दम था कि अगर वो लड़की को अकेले भी बुला भी लेते तो वो अच्छे से एक मुकाम पर थे कि परिवार बहुत अच्छे से चलाते, लेकिन उन्होंने उनके माँ बाप को भी नाराज नहीं होने दिया और अपने प्यार की कुर्बानी। और देखिए तब से लेकर अब उन्होंने शादी तक भी नहीं की। तो एक तरफ जहाँ कारोबार, तो वहाँ अगर मैं प्यार की बात करूँ उनकी, तो उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ में प्यार किया। जहाँ आज अगर हम देखते हैं शादी होती है, प्यार तो छोड़िए, शादी होती है, डाइवोर्स हो जाता है, एक नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी, हम देख रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि उनका ये लव स्टोरी एक नहीं, उनकी 3-4 ऐसी थी, और परवान शादी तक नहीं चढ़ पाया वो। और इसमें थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, असल में वो अमेरिका में गए थे और वहाँ पे लव स्टोरी थी उनकी, तो वो वापस आए थे, किसी काम से उनको आना पड़ा। लेकिन जब यहाँ आए तो चीन और भारत का युद्ध हो गया था। तो जब युद्ध हो गया तो फिर वहाँ पे मतलब जो लड़की थी उसने सोचा भाई यहाँ पे हालात ठीक नहीं है तो कैसे आऊँ, तो उसमें कुछ देरी हुई और उसके बाद लड़की ने वहाँ शादी कर ली थी। और फिर
तो इसका हाँ, मतलब शादी क्या नहीं। है? ये राजेश, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब प्यार एक बार होता है लेकिन अलग अलग इंसान नहीं, से। प्यार तो देखिए, प्यार का ऐसा नहीं है कि एक बार होता है, फिल्मों में कहा जाता है प्यार तो आपको कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता चलिए, है खैर, और कितनी बार भी हो सकता है। बिल्कुल। अब क्योंकि समय कम है, लेकिन एक सवाल आप सभी से भी मेरा, क्योंकि अब रतन टाटा जी तो नहीं रहे, अर्चना, मैं लेकिन एक चीज अब क्योंकि आप समापन कर रही हैं तो अब रतन नहीं टाटा समापन नहीं था, सवाल था ये आप रतन सभी से। टाटा टाइम भी को- थोड़ा कम है, हाँ, बुलेटिन रतन है। टाटा को भारत रत्न देने की मांग भी की जा रही, तो आप सबको क्या लगता है और हमारे दर्शकों को भी क्या लगता है कि क्या रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? बिल्कुल, हाँ। हालांकि अभी तो उनके मतलब अभी समय ऐसा है कि हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है, तो इस पर जो चर्चा करने का समय कभी और हो सकता है। लेकिन बस मेरा जो सवाल था वो ये कि रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप में क्या कोई बदलाव नजर आएगा, वो एक बड़ी चीज मुझे बड़ी लगती बात है, है कि क्योंकि किसको जिम्मेदारी Yes. ये अर्चना, बिल्कुल ये जो आपने सवाल किया ना, क्योंकि जब कोई इंसान जमीन से उतरता है और आसमान तक पहुंचता है तो उसके जो सोचने की क्षमता, उसके काम करने की क्षमता अलग होती है। लेकिन हमने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी देखी, जिन्होंने पार्टियां बनाई उन्होंने बहुत अच्छे से चलाई, लेकिन जब उनके परिवार में किसी को सत्ता सौंपी गई है वो कहीं ना कहीं वो मुकाबला नहीं कर पाई, और यहाँ टाटा समूह के लिए संकट भी पैदा हो सकता है। अभी पंकज श्री चंद्रशेखरन हैं जो टाटा के अध्यक्ष हैं, जो संभाल रहे हैं, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, किसे दिया जाएगा किसे नहीं, खैर ये तो एक अलग चीज। सवाल हमारा ये है कि रतन टाटा की सोच उनके साथ चली गई, बिल्कुल। क्योंकि हर कोई इंसान अपने आप में काबिल होता है और वो ना तो उसके गुण ना ही उसकी सोच से हम सीख ले सकते हैं, लेकिन उस तरह की दृष्टिकोण शायद हो पाना मुश्किल है। तो ये एक बड़ी चीज है कि क्या आने वाले समय में टाटा ग्रुप में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और रतन टाटा का आज हमारे बीच ना रहना, उससे आप कितनी बड़ी क्षति मानते हैं, कैसे आप श्रद्धांजलि देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, अभी हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।